हाँ तो बेटा अपन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी अपन ने, जिसमें से एक चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सारे चैप्टर्स पेंडिंग थे। तो इसमें से अपन दूसरा चैप्टर जो है अब लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम से अगर मैं आपको अवगत करा दूँ तो वो क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। मेरी हिंदी पर ज़्यादा ध्यान मत देना बेटा कि किस टाइप की है, जैसा भी बन जाए वैसा ही ठीक है। तो अपन बेसिक बात किसकी करेंगे इसमें, अम्ल, क्षार और लवण की। जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ जो चालू कर रही है अपन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको लिखाई जाएगी। लिखे हुए आपके पास बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारी बुक्स है, और मेन बुक अपनी जो NCERT है वो तो है ही है। ठीक है, अपन सिर्फ यहाँ पर काम की बात करेंगे कि क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार, क्या होता है लवण, और इनकी आपस में अभिक्रियाएँ कराएंगे कि अम्ल की क्षार से करा दी, लवण से करा रहे हैं और किसी से करा रहे हैं, तो बहुत सारी लॉट्स ऑफ रिएक्शंस यानी कि बहुत सारी अभिक्रियाएँ आएंगी अपने पास, जो कि अपन को उनसे क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। बड़ा पहली बात अगर मैं यहाँ पर अम्ल से करूँ तो अम्ल क्या होते हैं, जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। क्या करते हैं, H+ आयन को क्या करते हैं बेटा, त्यागते हैं। जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन्स को त्यागेगा वो कौन होगा, अम्ल होगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल परिभाषा है, जो H+ आयन को त्याग देगा वो सारे क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ H2SO4, मैं एग्जाम्पल के लूँ HCl, और मैं एग्जाम्पल में लूँ HNO3, मैं एग्जाम्पल में लूँ HNO2, कुछ भी व्हाटएवर, जहाँ पर क्या हो रहे हैं H+ त्यागे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। एक बेसिक या तो इसी लेक्चर में देख लूँगा जैसे कि मेरे से होगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक सीरीज़, एक सारणी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे तुमको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, और उसको क्यों अपन अम्ल बोल रहे हैं, क्यों अपन को क्षार बोल रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा इस तरीके के कंपाउंड जिनके आगे कौन आते हैं, H आते हैं या बोलते हैं, तो H+ त्यागते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से भी हो सकते हैं, जैसे कि COOH हो गए, CHO हो गए, COOH वगैरह हो गए। इन सारी चीज़ों की जैसे कि SCH, SCAOH, CH3COOH, CH3, CH2, COOH, ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये अम्ल होते हैं। बहुत आगे जा कर के अपन इनकी पढ़ेंगे एक साथ में कि किस किस टाइप के अम्ल होते हैं। और अगर मैं बात करूँ, एक तो कंडीशन मेरी क्या रही कि ये सारे क्या होते हैं अम्ल, दूसरी कंडीशन क्या रही कि मेरे ये सारे होते हैं अम्ल, और तीसरी कंडीशन में मैं क्या बताऊँ, तीसरी कंडीशन में मैं क्या बताऊँ, नॉन मेटल के ऑक्साइड। कान खोल के और दिमाग खोल के, नॉन मेटल के ऑक्साइड। क्या मेरे को बताओ, ये कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है, क्या सल्फर आपका नॉन मेटल है, क्या नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं इनको क्या बोलूँगा कि ये क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। तो बेटा जाहिर सी बात है, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और बेसिक तो जो आपके काम आने 10th क्लास के अंतर्गत वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए, और मैं आगे भी आपको प्रोवाइड करवाता हुआ चलूँगा। ये बात थी अपनी किसकी, अम्ल की। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्षार की किसकी, क्षार की। अब जो अपने जलीय विलयन में H+ त्यागा करते थे वो कौन थे, अम्ल, और जो अपने जलीय विलयन में OH- त्यागते हैं वो कौन होते हैं, अपने क्षार होते हैं। क्षार में कौन कौन आ सकते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं, CaOH का ऑल्टवाइज आ सकता है, NaOH आ सकते हैं। जो कौन त्याग रहे हैं अपने जलीय विलयन में, OH-, जलीय विलयन में क्या त्याग रहे हैं अपने, OH-। या अम्ल कौन थे, अधातु के ऑक्साइड, और यहाँ पर क्षार कौन हो जाएंगे मेरे पास, धातु के ऑक्साइड। कैल्शियम क्या है, धातु, मैग्नीशियम क्या है, धातु, किससे जुड़ रही है, ऑक्सीजन से, तो क्या हो जाएंगे, ये कैल्शियम का ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, धातु है, तो धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे बेटा मेरे पास, क्षार हो जाते हैं। बहुत सारे आते हैं, मैं एक सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर अगेन मैं कह रहा हूँ। अब लेकिन अपन यहाँ पर क्या करने बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब मैं अगर यहाँ पर गुणधर्मों की बात करूँगा, जैसा कि वहाँ पर लिखे होते हैं कि अम्ल H+ आयन त्यागता है, ये खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। OH- आयन त्यागता है, ऐसे देखूंगा। अम्ल की बात करूँ तो अम्ल का जो pH होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, और जो क्षार का pH जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पर अम्ल, तो pH क्या होगा इसका, 1 से लेकर के 7 के बीच में, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्षार, तो pH क्या होगा, 7 से लेकर 14 के बीच में होगा। यही बात बोल रहे हैं।
तो बस इसी प्रकार से एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी कि अम्ल, क्षार और क्या होते हैं। ठीक है, ये है आपके अम्ल और ये है आपके क्षार। एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बिहाफ से आपको याद। टेबल का क्या करना है, अपन को ध्यान रखना है कि बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, उसको बोलते हैं HCl और होता कहाँ पर है, जठर रस। जठर रस अपने पेट में होता है। जब अपन बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि जीव विज्ञान वाला सेक्शन पढ़ेंगे, जैविक प्रक्रम वगैरह 5वें चैप्टर के समथिंग, पार्ट के समथिंग, तब वहाँ पर आपको पता लगेगा कि जठर रस होता क्या है और उसके अंदर क्या होता है, HCl होता है। वहाँ पर अपन इसकी बात करेंगे। फिर आता है आपका एसिटिक अम्ल जो कि सिरका के अंदर पाया जाता है। सिरका, विनेगर, सिरका वाले प्याज खाए कभी? हाँ, बस वही वाला सिरका है, विनेगर जिसको बोलते हैं। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली के अंदर पाया जाता है, जो गोलगप्पे के पानी में डालते हैं, टार्टरिक। ठीक है। ऐसे लैक्टिक अम्ल, वो तो आपको याद ही होगा, दूध और दही के अंदर पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। बात करें सिट्रिक अम्ल जो कि किसमें पाया जाता है, नींबू में, संतरा में या कच्चे आमों में पाया जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कच्चे आम, कच्चे आम में भी पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है बेटा, टमाटर के अंदर पाया जाता है। इज इट क्लियर? ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और आपके लिए ही क्या है बेटा, फ़ायदेमंद का सौदा है। अगर याद करोगे तो फ़ायदेमंद का सौदा है। बात समझ में आई? इसी के साथ फिर आपके आते हैं संश्लेषित सूचक, इंडिकेटर्स आता है बेटा, संश्लेषित सूचक आता है। क्या आते हैं आपके? सूचक आते हैं। वो सूचक क्या होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं? अब होते तो बहुत सारे, लेकिन आपके कुछ इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट में कुछ यहाँ पर लिखे, कुछ आपकी क्या आती है, टेबल आती है जिसमें आपको 3 सूचक बताए गए। एक तो लिटमस, फिनोप्टेलिन, मेथिल ऑरेंज, और भी बहुत सारे हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और कृत्रिम के नाम से आता है। बुक में आपके बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो लिटमस, लिटमस का क्या आता है बेटा, विलियन आता है, और इस विलियन का कलर कौन सा रहता है, बैंगनी, बैंगनी रंग का क्या आता है, विलियन का कलर। फिर आता है फिनोप्टेलिन जो कि रंगहीन होता है, एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक। एक मेथिल ऑरेंज आता है जो कि क्या रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है। अब ये तो इनके क्या है, उदासीन अवस्था में रंग है, बोल सकते हैं कि एक्चुअल अवस्था में रंग है। जब इसको किसी अम्लीय विलयन में डाला जाएगा, किसी अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा, तो बैंगनी से किस कलर का हो जाता है, लाल। तो जाहिर सी बात है, अगर लिटमस सॉल्यूशन अगर लाल रंग का हो गया तो समझ लेना माध्यम कौन सा है, अम्लीय। और अगर वो नीला रंग का हो गया तो माध्यम कौन सा है, क्षारीय। इसी तरीके से फिनोप्टेलिन के ऊपर अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी विलयन में डालने पर, तो समझ लेना कि वो अम्लीय है। और अगर गुलाबी हो जाए तो वो क्या है, क्षारीय है। गुलाबी हो जाए तो क्षारीय है। अगर मेथिल ऑरेंज की बात करें, अगर लाल रंग का हो जाए तो कौन है, अम्लीय। और अगर पीला रंग का हो जाए तो कौन है, क्षारीय। ऑरेंज से लाल हो जाए तो पीला, और सॉरी ऑरेंज से लाल हो जाए तो अम्लीय, और पीला हो जाए तो क्षारीय। कुछ इस तरीके से मेथिल ऑरेंज क्या करते हैं, अपने काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके संश्लेषित सूचक। तो ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि बेटा अगर ज़्यादा डिटेल में अगर अपन जाने लगे तो फिर पड़ गई पार। ठीक है, इस तरीके से तो ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, लिखाने की मैं कोशिश करूँगा नहीं, क्योंकि अपने पास क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड होता है तो वहाँ PPT बनाते हैं, हर एक चीज़ आपको लिखा दी जाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत समस्याएं हैं अपने साथ। ठीक है, अभी अपन क्या है, छोटे खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं अभी अपन, क्या है, बच्चे इन लाइन हो, फील्ड हो, अपने पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक, ओके। अब सबसे पहली अभिक्रिया, यही तो अपना महत्वपूर्ण पार्ट है कि अभिक्रिया है, अभिक्रिया अभिक्रिया अभिक्रिया, यही तो महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सबसे पहली अभिक्रिया धातु के साथ, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, धातु की अम्ल के साथ, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। यही ऐसी ही तो अभिक्रिया अपनी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्षार की अभिक्रिया भी आएगी, ऐसे ही अम्ल की अभिक्रिया भी है, किसके साथ, धातु के साथ। मान के चलो मैंने कोई एक धातु ले ली, मैंने, मेरा मन है, मैंने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। मैंने एक धातु ले ली, क्या ले ली मैंने, जिंक ले ली। इसकी अभिक्रिया मैं किससे करा रहा हूँ, किसी अम्ल के साथ करा रहा हूँ बेटा, किसके साथ, किसी अम्ल के साथ। मैंने एक अम्ल ले लिया, कौन सा, H2SO4। तो जैसा कि चूंकि आप अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या, यहाँ पर एक अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कि ये Zn जो है वो H2 को यहाँ से विस्थापित कर देगा, और Zn की जगह कौन, H2 की जगह कौन आ जाएगा, Zn। तो जाहिर सी बात अगर मैं बात करूँ तो ये Zn इस SO4 के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया। तो क्या बनाना चाहिए, ZnSO4 प्लस, और ये जो H2 है, ये H2 क्या निकल जाएगा बेटा, अपना बाहर निकल जाएगा। H2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि अगर मैं बोल दूँ तो ये क्या है, मेरी H2 गैस, जो कि मेरी क्या निकली है, बाहर निकली है। अगर ये अभिक्रियाएं बनाने में बेटा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहला चैप्टर जाकर देख सकते हैं, वहाँ अवेलेबल है।
बताया है कैसे अभिक्रियाएं बनती है और कैसे अभिक्रियाएं नहीं बनती। फिर भी केवल एक बार, एक सिंगल चांस में मैं तुमको यहाँ पर फिर एक बार बता देता हूँ कैसे अभिक्रियाएं बनाई जाती है। अब मेरे को ये चीज़ तो पता है कि मेरे को ZnSO4 बनाना है, तो ZnSO4 ही क्यों बना, क्योंकि बेटा Zn के पास होता है +2 चार्ज यानी कि आवेश, और SO4 के पास होता है बेटा क्या, -2। तो दोनों का चार्ज तो अपन कंसिडर नहीं करते, इनका केवल क्या आवेश, किसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 2। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस कनेक्शन करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, क्रॉस कनेक्शन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो Zn और SO4 तो बनना क्या चाहिए, Zn का भी 2, अब मैं इनके 2 को कहाँ लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, कि Zn के पास चार्ज कितना है 2, SO4 के पास कितना है 2, इनका क्या कराते हैं अपन क्रॉस कनेक्शन, तो क्या होना चाहिए Zn2 और SO4 भी कितना होना चाहिए 2। अब SO4 का यहाँ 2 लगाऊंगा तो अच्छा लगेगा, तो अल्टरनेट में लगा दूँ। अब जब सेम नंबर हो आजू बाजू में तो सेम नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं हमेशा, और बचता क्या है ZnSO4, तो वही ZnSO4 अपन ने यहाँ लिखा है। और ये जो H2 था ये तो अपना गैस के रूप में निकल गया। ये धातु की जो अम्ल के साथ अभिक्रिया है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कि एक ट्यूब है, उसके अंदर जिंक के टुकड़े लिए गए थे। क्या लिए गए थे, जिंक के टुकड़े, नीचे से गर्म किया और H2SO4 उसमें डाल दिया। तो ऐसा बोला गया कि H2 गैस निकल रही है, तो क्या किया, उस परख नली से ऐसे उठा के और एक टब में ला दिया, और इस टब में भरे थे साबुन के बुलबुले, साबुन घोल के रखा हुआ था। अब जैसे ही H2 गैस यहाँ पर आई इस टब के साबुन के घोल में, तो यहाँ से कौन उठने लगे, बुलबुले, और ये बुलबुले उठने लगे, और पास में इसके क्या लिया है अपन, जलती हुई मोमबत्ती, और जलती हुई मोमबत्ती लाए, तो वैसे ही ये H2 गैस है तो पट 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 करके फूटने लगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि ये क्या है, ये H2 गैस है। बहुत आसान है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करना, वो तो एक्सपेरिमेंट था। अपन को सिर्फ क्या करना है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये मेरे पास Zn क्या है, धातु अम्ल H2SO4, अभिक्रिया करा दी, ZnSO4 बना और H2 बन गया। कैसे विस्थापन हो रहा है इसको जानने के लिए आप पहला चैप्टर देखकर आ सकते हैं, ठीक है। और SO4 की एक और भी तो करवा दूँ, देखो आ जाओ। पहली अभिक्रिया होगी, दूसरी अभिक्रिया अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम यानी कि धातु मैंने ले ली, और फिर से मैं एक अम्ल ले रहा हूँ। मैंने इस बार अम्ल ले लिया कौन सा, HCl ले लिया। क्या ले लिया मैंने, HCl। तो इनकी अभिक्रिया करवा दूँ, और अभिक्रिया करवा के क्या करेगा, MgCl के साथ जुड़ेगा। तो किस में जुड़ेगा, MgCl2 प्लस यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा मेरे पास, कुछ हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी मेरे पास, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो एक ही H था, यहाँ पर 2 कैसे निकाल दिए। तो बेटा जब तुम इसको संतुलित करोगे, जब क्या करोगे, अभिक्रिया को संतुलित करोगे, तो आपके पास सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगी कि यहाँ पर भी 2 H थे तो वहाँ पर भी 2 H निकल गए, यहाँ पर Cl2 थे तो वहाँ पर भी Cl2 निकल गए। फिर से अगेन कन्फ्यूजन आ गया कि सर Mg है और Cl है, 2 की अभिक्रिया, और ये Cl2 कैसे बन गया। देखो Mg के ऊपर चार्ज होता है कितना, 2, Cl के ऊपर होता है 1। अगर इसको मैं ऐसे क्रॉस चेक करूँ तो Mg तो कितना है मेरे पास 1, और Cl कितने हैं मेरे पास 2। तो बेटा बस भाई यही MgCl2 क्या किया था, मैंने बनाया था। बात समझ में आई। अब इसी के साथ में एक और अभिक्रिया मैं देख लेता हूँ, कौन से, 3rd नंबर की, उसका नाम क्या है, Fe प्लस H2SO4, यानी कि आयरन की किसके साथ करवा दूँ मैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि Fe की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा दूँ। तो जाहिर सी बात है FeSO4 बनेगा। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर। जाहिर सी बात है आपको पता लग जाना चाहिए कि FeSO4 से FeSO4 ही क्यों बना, क्योंकि Fe और SO4, Fe के पास चार्ज 2, SO4 के पास चार्ज 2। इसको जब मैं क्रॉस कनेक्ट कराऊंगा तो दोनों के पास सेम 2 आ गए, तो ये भी 2 था, ये भी 2 था, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल और केवल FeSO4। ये बहुत डाउट आ रहा होगा, वीडियो स्क्रॉल करो, नीचे जाओ, चैनल पे देखो कि हाउ टू केमिकल रिएक्शन, मतलब कैसे केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, कैसे उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी डाल देना, मेरे में सजेस्ट कर लेगा, नीचे जाके स्क्रॉल करके देखना वीडियोज़ को। वहाँ मैंने बताया है कि ये कैसे हो रहा है। ये मैंने टेबल भी मेंशन की हुई है, शायद एक शॉर्ट्स के रूप में की होगी, मैंने एक शॉर्ट बनाई होगी, वहाँ पर बताया होगा, और ना फर्स्ट लेक्चर में तो बताया ही बताया, ठीक है। अब कल अपन अभिक्रिया करवाएंगे धातु की क्षार के साथ। अभी तो धातु की अम्ल के साथ करवा लेते, धातु की क्षार के साथ अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।